everyone, I'm Akansha Vashpi and welcome to Legal Stakes Talks. Today, I'm starting a lecture series जो cover करेगा specifically Hindu law. And in Hindu law, जो हमारा जो curriculum होने वाला है, that will be covering the syllabus of all the law schools in India. So any law school student can actually refer this. So today we're covering sources and schools of Hindu law. Sources and schools of Hindu law, अगर हम एक Hindu, especially we're talking about sources of Hindu law first of all, and Hindu law जो हमारा है, it is the oldest and most extensive legal system in existence. पूरी दुनिया में सबसे पुराना ये हिंदू लॉ है, मतलब इसकी अगर हिस्ट्री निकालने पे गए तो अराउंड 6000 years बैक हम इसको हिस्ट्री की कलेक्ट कर सकते हैं. हिंदू लॉ जो था वो इसलिए क्रिएट नहीं हुआ था दैट वी हैव टू इरेडिकेट क्राइम और अदर रॉन्ग डूइंग्स फ्रॉम द सोसाइटी. वो इस वजह से कुछ इसका क्रिएशन नहीं हुआ था, बट इसलिए हुआ था कि किस तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं हम उनको एक वे ऑफ सैल्वेशन मिले, उनको दे नो हाउ टू एक्चुअली बेसिक बिहेवियर्स उनको आए, जो बेसिक इनिशियल लेवल पे जो इश्यूज आते हैं फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, उन चीजों को इरेडिकेट करने के लिए उन बेसिक मॉरल्स पे ये उस टाइम पे ये लॉ था, ना कि जैसे अभी के जमाने में वी कम अक्रॉस क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी. इट वाजंट स्पेसिफिकली लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं था तब. सो अगर हम सोर्सेज की बात करेंगे तो हमारे जो सोर्सेज हैं ये बेसिकली दो सोर्सेज में कन्वर्ट होते हैं. फर्स्ट इज एंशिएंट सोर्स एंड देन इज मॉडर्न सोर्स. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एंशिएंट सोर्सेज. एंशिएंट सोर्सेज के अंदर हमारे पास प्रेजेंटली तो वी कैन डिफाइन अंडर 4 सब titles. Let's understand Shruti first. They are Shruti, Smriti, customs, digests and commentaries. If we go back, if you want to understand commentaries and digests, let's go back to Shrutis and Smritis. Shrutis में एक इनमें ना काफी कॉन्ट्रडिक्टरीज पैदा हुई थी. जैसे श्रुतिज में जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये इनमें कोई लॉ नहीं था, मतलब देयर वाज नथिंग, कुछ सॉलिड यहाँ पे कुछ नहीं था. देयर वाज नो लॉ. जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म इंट्रोड्यूस करा गया था, वे ऑफ लिविंग पे बात करी गई थी, बट ऐसा नहीं था कि इसमें स्पेसिफिक बताया गया कि इफ समबडी विल स्टील समथिंग तो उसमें क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी. देयर वाज नथिंग ऑफ सच काइंड ऑफ लॉज दैट वर रिटन. It was just the concept. It was revolving around how to live, way of living कैसे होनी चाहिए. तो this is, it was very initial stage as well. नेक्स्ट इसमें ये प्रॉब्लम मिली. फिर स्मृति से प्रॉब्लम ये मिली कि जैसे क्योंकि ये सारे ऐसे थे कि इन्हीं के अराउंड लॉज रिवॉल्व होते थे, लोगों को जस्टिस भी इन्हीं के अराउंड मिलता था, बट इन्हीं चीजों में कॉन्ट्रडिक्टरीज मिलने लगी, प्रॉब्लम्स मिलने लगी. जैसे उसमें तो लॉ ही नहीं था श्रुति में. कमिंग टू स्मृति, इसमें मनुस्मृति में तो अगेन ये रिटन फॉर्म ही नहीं था, ये सिर्फ ओरली था. प्लस इसमें इतने सारे ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि विमेन को कोई राइट ही नहीं मिल रहा था, शूद्रस को भी कोई राइट नहीं मिल रहा था, एंड ब्राह्मण्स एक प्रोमिनेंट रोल पे ही, मतलब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मतलब विमेन राइट्स नहीं था, शूद्र इशू था. प्लस यज्ञावल्क्य में भी इश्यूज थे, तो उसमें वो एक्सेस में वो लिबरल थे. मनु इतना लिबरल था नहीं, तो ये था कि माने किन को, किन किन चीजों को माना जाए. तो करा क्या कि फर्दर लोगों ने, मतलब जो जो ऑथर्स थे, उन्होंने इन दोनों को, श्रुति के अंदर जितने वेदास हैं और स्मृति के अंदर जितने भी हमारे यज्ञावल्क्य है, ये सब, इन सबको क्लब कर दिया, और फिर एक कमेंट्रीज बन गई. सो जिनकी वजह से कमेंट्रीज डाइजेस्ट फॉलो बहुत पॉपुलर भी हुए, क्योंकि वो उनका सारा समअप था, काइंड ऑफ मान के चलो. इट वाज द काइंड ऑफ समअप फ्रॉम अराउंड कवरिंग 1000 years का जितना भी लॉ था, मतलब कुछ भी लॉ के अराउंड कुछ भी प्रिवेल करता था, बी इट मोरल, बी इट सिंपल धर्म आल्सो, व्हिच वाज एट द टाइम ऑफ श्रुति, इन सबको क्लब कर दिया गया. तो द स्मृतिज हाउएवर हैव कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंडर्ड्स हैं श्रुति के. But whereas, for instance, Manusmriti denies all rights of women and Shudras, as I told you, and whereas Yajnavalkya Smriti and Narada Smriti do provide these groups some rights. तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है कि मनु स्मृति को फॉलो करा जाए या यज्ञावल्क्य नारदा स्मृति को फॉलो करा जाए. एज ए रिजल्ट आगे जाके क्या होने लगा कि इन सबको सिंथेसिस, इनको सबको क्लब कर दिया गया, बहुत सारी स्मृति को क्लब कर दिया गया, और एक
वन एक्सप्लेनेशन दी गई और एक ऐसा उन एक्सप्लेनेशन से अटेम्प्ट करा गया कि इन इनकंसिस्टेंसीज को कैसे रिजॉल्व करा जाए। ठीक है, तो इन अब क्या होता था, जैसे कि हमारे पास कमेंट्रीज बेसिकली होता था, जैसे अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट कमेंट्रीज देते हैं विच कुड बी गिवन बाय सम जज, इट कुड बी गिवन बाय सम सीनियर लॉयर, राइट। ऐसी कमेंट्रीज बनती हैं, ऐसी बुक्स होती हैं जो बहुत हमारे फैमिली लॉ की बुक्स हैं, जो उनको लिखते ऑथर्स होते हैं, तो वो ऑब्वियसली दे क्लब various sources, references, and then they come to commentaries, तो वो पर्टिकुलर पूरा वो commentaries बनती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे उन सब चीजों को क्लब कर दिया गया, स्मृतिज को, एंड एक वेल एक्सप्लेन्ड नोशन बनाया गया जिसको सब फॉलो कर सकते थे। वेरियस commentaries that were produced by diverse experts have allowed the development of various schools of Hindu law। अब क्या हुआ कि इन्हीं कमेंट्रीज की वजह से दो अलग से एक स्कूल्स बन गए, दयाभाव और मिताक्षरा। दीज आर इंटरकनेक्टेड। मिताक्षरा में क्या था कि मिताक्षरा से पहले वो तो 11th सेंचुरी में बना और दयाभाव बना 12th सेंचुरी। मिताक्षरा क्या होता है, इट मीन्स अ ब्रीफ कंपेंडियम, कंपेंडियम मतलब समथिंग, कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो मतलब मिताक्षरा में इन्होंने कलेक्ट कर दिया, क्या चीजें कलेक्ट करी, विजनेश्वरा और यज्ञावल्क्य की स्मृति, जो हमारी स्मृतिज के अंदर 3 स्मृतिज हैं, उसमें से उसने विजनेश्वरा और यज्ञावल्क्य स्मृति को क्लब कर दिया मिताक्षरा को। मतलब उसके जितने भी लॉज थे जो मेंशन थे विजनेश्वरा और यज्ञावल्क्य स्मृति में, उन सारे लॉज को क्लब करके मिताक्षरा में मिताक्षरा उसको मतलब एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली दाया भाग, जो दाया भाग है, और वन मोर पॉइंट, मिताक्षरा का मीनिंग क्या होता है। मिताक्षरा का मीनिंग होता है, इट मीन्स अ ब्रीफ कंपेंडियम। ब्रीफ कंपेंडियम का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ समथिंग। कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे समथिंग क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ स्मृति, जो लॉज हमारे स्मृतिज में लिखे थे, अब उनको एक ब्रीफ कलेक्शन बनाया गया। बट सारी स्मृति का कलेक्शन यहाँ पे नहीं बनाया गया, यहाँ पे यज्ञावल्क्य स्मृति को ही का ही उन्हीं उस यज्ञावल्क्य स्मृति में जितने भी लॉज मेंशन थे, whatever morals laws were mentioned in that, although Yajnavalkya Smriti was in written form, so everything which was in written form in Yajnavalkya Smriti, विजनेश्वरा ने उसका एक ब्रीफ कंपेंडियम बना दिया। तो यहाँ पे ऑथर कौन हुआ मिताक्षरा का, विजनेश्वरा। विजनेश्वरा ने ब्रीफ कंपेंडियम बना दिया किसका, यज्ञावल्क्य स्मृति का, और वो जो लॉज हैं उन पर्टिकुलर लॉज को मिताक्षरा बोलते हैं। देन दयाभाग की बात करते हैं, तो दयाभाग को जिमित वाहना ने लिखा। ये अलग सिंगल क्वेश्चन आ जाता है that who wrote मिताक्षरा, who wrote दयाभागा, so you can actually get it here। तो जिमित वाहना ने दयाभागा को लिखा है, और ये पहले तो मिताक्षरा आया, उसी के नेक्स्ट सेंचुरी में 12th सेंचुरी में दयाभागा। जिमित वाहना ने एक्चुअली जितने भी श्रुतिज एंड स्मृतिज हैं उन सबको ही क्लब कर दिया उसने। मिताक्षरा में सिर्फ एक यज्ञावल्क्य स्मृति का ही एक कंपेंडियम बनाया गया था, कलेक्शन बनाया गया था, करेक्ट। दयाभाग में सारे ही जो जितने भी लॉ, जितना भी कुछ लिखा है श्रुतिज में, श्रुतिज मतलब जितने भी वेदास में जो भी लिखा हुआ है और जितना स्मृति में लिखा है, सबको क्लब कर दिया गया और बना दिया गया उसको, उसको रिफर करते हैं दया। और अगर इन्हीं से फर्दर हम अगर चले एक्सप्लेन करने के लिए, तो स्कूल्स ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ लॉ ऐसा ही है, क्योंकि क्या होता है, जो ये मिथिला, बनारस, द्रविड़ा, महाराष्ट्र स्कूल, ये चार स्कूल फॉलो करते थे मिताक्षरा। चार स्कूल फॉलो करते थे मिताक्षरा को, और बंगाल स्कूल अकेला फॉलो करता था दयाभाग को। सो मिथिला, बनारस, द्रविड़ा, महाराष्ट्र, ये चार स्कूल्स मिताक्षरा, थोड़ा सा पेट्रियार्कल सोसाइटी होती थी यहाँ पे। whereas in Bengal, this particular Bengal school mostly यहाँ पे women's को ज्यादा recognition, rights wise, power wise, हर तरह से उनको थोड़ा ज्यादा लिबरल, मतलब ज्यादा उनको हेड में, मतलब they were head basically, they were heading this the family, और ज्यादा उनको प्रॉपर्टी राइट्स, हर तरीके के राइट्स उनको ज्यादा मिलते थे। और वेरस मिथिला, बनारस, द्रविड़ा, महाराष्ट्र, वो मिताक्षरा स्कूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज कस्टम्स। Custom is also one of the ancient source
ऑफ हिंदू लॉ। तो फ्रॉम अर्लीस्ट पीरियड कस्टम क्या होता है, कस्टम ऐसा नहीं कस्टम कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के बाद आया, ऐसा नहीं है। कस्टम स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। जब श्रुति आई, श्रुति के बाद ही श्रुति कुछ हुआ, श्रुति के थ्रू, श्रुति में मतलब कुछ मतलब ओरल लॉज आए। उन ओरल लॉज को बहुत सारे लोग फॉलो करते रहे कंट्री में। उन बेसिस पे कस्टम्स जनरेट होना शुरू कर दिया गया। मतलब कहीं लिखा नहीं है वो, बट कस्टम्स वही ओवरऑल बहुत टाइम से उसको फॉलो करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, और कंसिस्टेंटली लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं, बिलीव भी कर रहे हैं। तो वो तब से ही फॉलो अप होता गया, स्मृति के टाइम में फॉलो होता गया, श्रुति के टाइम में भी फॉलो होता गया, इवन कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट के टाइम में भी फॉलो होता गया। टिल डेट things are, you know, customs is an ongoing thing. The custom is regarded as हाईएस्ट धर्म, इसीलिए ये हाईएस्ट धर्म बोलते हैं कस्टम को। Custom signifies a rule which in a particular family or a particular class or distinct district has for long usage obtained the force of law. बहुत सालों से अगर चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर शादी की बात हो रही है, मैरिज की, so there is a certain thing that 7 feras should happen in a Hindu marriage. 7 feras is given something of utmost importance. तो ऐसा क्यों है कि सब लोग अब जो मैरिज करें तो वाई दे हैव टू टेक 7 फेरे ओनली? इट्स बिकॉज ये बहुत सालों से ओवर द टाइम फॉलो होते गया, फॉलो होते गया, फॉलो होते गया। उसका एक प्रिडोमिनेंट इम्पोर्टेंस बनती गई, और वो धीरे 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 उसमें एक रीजनेबल हुआ, सर्टेनिटी हुई, क्योंकि हर कोई जनरेशन उसी चीज को फॉलो करता गया है। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो लोगों में बिलीव था कि शादी इनकम्प्लीट है, तो उस कस्टम को फिर फर्दर लॉ में बना दिया जाता है। तो कस्टम इज द हाईएस्ट धर्म, क्योंकि उसी से ही सारी चीजें, लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन, जो भी कोड हमारे पास आए हैं, वो सब वहीं से ही जनरेट हो गए। Custom signifies a rule which in a particular family or in a particular class or district has from long usage obtained the force of law. कस्टम इसी जैसे मैंने बताया कि प्रिंसिपल सोर्स होगा। प्रिंसिपल सबसे पहले ऑब्वियसली कस्टम होगा। लोग कस्टम ही होगा कि लाइक मैरिज का एग्जाम्पल बताया, तो कस्टम ही था कि इस तरह से चीजें होंगी। जो प्रॉपर्टी है वो बहुत टाइम से कस्टमरी हुआ कि प्रॉपर्टी विल बी इनहेरिट बाय द सन इन अ फैमिली। बट वो एक बहुत दूर कस्टम चला। बट कस्टम में जो इश्यूज आए विद डेवलपिंग सोसाइटी, जब भी हमें पता चला कि नो नो विमेन को भी इक्वल, डॉटर को भी इक्वल राइट देना चाहिए, तो ऐसे ऐसे कुछ फर्दर लॉज भी जनरेट हुए विच मेड इट पॉसिबल कि सन एंड डॉटर दोनों के पास ही इनहेरिटेंस का राइट है। कौन सा इनहेरिटेंस? अपनी फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट है। सो इस तरह के प्रिंसिपल्स, तो ये कहीं ना कहीं कस्टम से ही जनरेट हुए होंगे। And its position is next to the Shrutis and Smritis. See how much importance is given to customs. But they are the highest dharma, they are the principal source, and they are even positioned next to the Shrutis and Smritis. So it is also written that customs prevailed over the Smritis. Smritis से भी ऊपर है. It is a superior to written law. मतलब जब written law भी है, custom उससे भी ऊपर माने जाते हैं. Custom कब लॉ बन जाता है? कस्टम लॉ तब बन जाता है अगर वो बहुत एंशियंट है, बहुत ही पुराने जमाने से चलता ही आ रहा है कंसिस्टेंटली, रीजनेबल है, कोई रीजन होना चाहिए उसके पीछे। जैसे कहा जाता है कि अगर अगेन इफ आई ब्रिंग दिस एग्जांपल ऑफ मैरिज, तो जो 7 फेराज हैं उसमें हर एक फेरे का देयर इज अ सर्टेन मीनिंग, एक मीनिंग होता है। तो वो एक रीजनेबल लगा ओवर टाइम, एंड विच इज नाउ टेकन एज अ लॉ। एक सर्टेन होता है, कोई ऐसा पता नहीं चला, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। अच्छा, कुछ 7 भी फेराज हो सकते हैं, कुछ भी 5, कुछ भी एनीथिंग, कुछ कहीं मेंशन ही नहीं है। ओके, यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ओब्लिगेटरी भी होना चाहिए, ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूसली विदाउट इंटरप्शन, विदाउट इंटरप्शन, इंटरप्शन ही नहीं होना चाहिए। एंशियंट टाइम से बस चले जाता ही, चले आता जाता है, एंड शुड नॉट बी इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी और रिटन लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ और अ स्टैट्यूट। ठीक है, एसेंशियल्स क्या है कस्टम्स के? कस्टम क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए प्रैक्टिस में, वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है, कुछ का सर्टेनिटी समझ नहीं आ रही, मतलब क्या बताना चाह रहा है कुछ पता ही नहीं है। नो, इट शुड बी वेरी सर्टेन, बहुत क्रिस्प पता होना चाहिए कि इस कस्टम का मीनिंग क्या है, कस्टम की वैल्यू क्या है। कस्टम मस्ट हैव टाइम एंटिविटी,
एक टाइम एंटिक्विटी भी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ द कस्टम, एक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। हम जैसे कि अगर श्रुति या स्मृति अगर हम जो पढ़ रही है तो ये 6,000 साल पुराना, अराउंड 1,000 years पुराना हम इसमें लॉ की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, जो उसको फर्दर फर्दर हम और भी फैक्टर्स लगाते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूटी है, अच्छा वेग नहीं है, it's being followed from really like so long, it has a reason, it is uniform, and it is very clear कि क्या बताना चाह रहा है, और अगर ऐसा है तो उसके पीछे का मीनिंग क्या है। So a custom should not oppose the public policy जो पब्लिक का इंटरेस्ट हैम्पर करे। Modern sources से आते हैं, these were our ancient sources. Now let's jump to the modern sources of Hindu law. मॉडर्न सोर्सेज में एक तो जुडिशियल डिसीजन आता है, लेजिस्लेशन आता है, देन वी हैव इक्विटी आल्सो एंड गुड कंसाइंस। नाउ जुडिशियल डिसीजन, इस टाइम पे क्या हो गया था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स आ चुके थे। नाउ ब्रिटिशर्स वर इट्स अबाउट जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, और जब वो आए तो उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे उस टाइम पे ब्रिटेन में भी काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, वहां की सारी ट्रेड भी स्टार्ट हो, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट भी स्टार्ट हो गया था। तो ऑब्वियसली एंड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग इंडिया। तो लेटर ऑन मतलब सिंस ब्रिटिश उस टाइम पे इट वाज अपने कोडिफिकेशन वगैरह इस चीज में ऑलरेडी वहां पे वो लॉज वगैरह सब बन चुके थे, ऑल इंडिया में इस तरह से नहीं बना था, बट फर्दर जब केसेस आए वहां पे तो उन लोगों ने ऑब्वियसली सिंस दूसरी कंट्री को जजमेंट पास करनी है, मतलब इफ ब्रिटिशर्स कोई अगर वाइसरॉय है, अगर वो इंडिया में कोई पर्टिकुलर केस को हैंडल कर रहा है एज अ जज, तो वो क्या करते थे, वो ब्राह्मण्स को बुलाते थे, क्योंकि हमेशा की तरह ब्राह्मण्स वर नोन एज द मोस्ट एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल पर्सन पीपल। तो ब्राह्मण्स को बुलाते थे और फिर बोलते थे कि अब आप स्मृति लॉ और जितने भी डाइजेस्ट कमेंट्रीज है सबको आप पूरा मैनेज करके सबका ध्यान रख के इंटरप्रेट करो, और फिर आप मुझे इसमें मतलब जजमेंट देने में हेल्प करो। तो उस टाइम पे जुडिशियल डिसीजन बनने लगे केसेस में, फिर हर जो केसेस में डिसीजन पास होते थे वो प्रेसिडेंट्स बन जाते थे। फिर क्या होता था कि अगर कोई नेक्स्ट केस में कोई सिमिलर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस या सिमिलर फैक्ट्स होते थे तो वो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को फॉलो कर देते थे सेम। लाइक अभी भी जो होता है हमारे पास, हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को रेफर करते हैं अगर कोई फर्दर कोई सिमिलर फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे केस आता है। तो जुडिशियल डिसीजंस की इंपॉर्टेंस एक यहाँ पे पता लगी। लेजिस्लेशन, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें मतलब हर तरह के लोग रहते थे उस टाइम पे। क्या होता था कि इस टाइम पे इंडिया में स्टेट्स बहुत सारे डिवाइड हो चुके थे। अब जब डिवाइड हो चुके हैं तो अब उनके में इशू आ गया क्योंकि कुछ ना कुछ लोग सोचते थे अच्छा हमें हिंदू वाले लॉज चाहिए, हमें हम मुस्लिम लॉ नहीं फॉलो करेंगे या पारसी लॉ नहीं फॉलो करेंगे, ऑल दैट सिक्सिज्म उनको अपना अलग चाहिए था। सो ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया था कि एक कोई पर्टिकुलर ही हम, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पे भी ऐसा ट्राई करा गया था इतना पुराने टाइम पे भी, बट बिकॉज इतना सेक्युलरिज्म है, इतना डाइवर्स प्रैक्टिसेस यहाँ पे इंडिया में है कि एक लॉ से काम नहीं चल रहा था। उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने लोग अगेंस्ट गए थे इस चीज के। तो इंडिया हैज कंसिडरिंग इंडिया हैड डिफरेंट डाइवर्स प्रैक्टिसेस व्हिच क्रिएटेड कंफ्यूजन व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अरोज। तो लेजिस्लेशन ही एक ऐसा था जहाँ पे एक थोड़ा सा उसको ये कह सकते थे कि अच्छा अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो एवरीबडी विल बी कंसिडर्ड अंडर द सेम लॉ, इफ बी इट हिंदू बी इट मुस्लिम बी इट पारसी बी इट एनीबडी, अगर किसी ने चोरी करी है थेफ्ट हुआ है तो दे विल बी डेल्ट विद अंडर द सेम लॉ, उनको सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट मिलेगी। सो ये चीज इसके अंडर हुई। और जब लेजिस्लेशन आया तो कॉन्क्रीट हुआ सब कुछ, कुछ पता लगने लगा कि अच्छा ये चीजें होंगी, ये क्राइम्स है, इन क्राइम्स को होगा तो कमिट होगा तो ये पर्टिकुलर उसके पनिशमेंट्स हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि इस जो लेजिस्लेशन है ये रिफॉर्मेटिव वे में इस लेजिस्लेशन को बनाया गया था, मतलब रिफॉर्मेटिव वे, एंड आई वुड से कि रिफॉर्मेटिव वे में बनाना एक नीड भी था उस टाइम पे, कंसिडरिंग अगेन इंडिया बीइंग अ वेरी डाइवर्स कंट्री, वेरी सेक्युलर कंट्री। तो वहां पे एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बना सकते कि अच्छा सब लोग यही फॉलो करेंगे, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज इम्पॉसिबल। तो एक ऐसा रिफॉर्मेटिव लॉ
बनाया गया, मतलब हर एक एरिया पे लॉ नहीं बनाया गया, बट ऐसे लॉ बनाया गया कि कैसे भी उस सिचुएशन को बेटर करी जा सके और फर्दर वो चेंज भी करी जा सके। अगर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होती जाए टाइम टू टाइम, उनको चेंज भी करा जाए, इसलिए उस टाइम की लेजिस्लेशन को हमेशा रिफॉर्मेटिव लेजिस्लेशन बोला गया। Let us understand few of those legislative legislations of that time. Let us understand few legislation of that time. One of them is the Caste Disabilities Removal Act 1850. तो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जिन लोगों को जैसे कि उनका कास्ट से जिसके आप बोलते हैं जाति जाति से निकाल दिया जाता था कि आप अब हमारे उसमें प्लान में आते ही नहीं हो, तो उन लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स भी उनके खत्म हो जाते थे। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू प्रोटेक्ट करा गया उन लोगों को। क्या प्रोटेक्ट करा गया? राइट्स ओवर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्सन हु हैज कन्वर्टेड हिज रिलीजन और हैज बीन एक्सपेल्ड। या तो उसने कन्वर्ट कर दिया या तो एक्सपेल हो गया। तो ये मान लेते हैं इस पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी से अगर वो एक्सपेल कर दिया गया तो उसका प्रॉपर्टी राइट भी चला गया। सो यहाँ इसमें वो चीज को प्रोटेक्ट करा गया। नाउ कमिंग टू हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट में हिंदू विडोज को राइट दिया गया कि वो भी अब शादी कर सकते। So that was also a big step through this act. Then Hindu Wills Act. अब जो लोग की डेथ हो जाती थी, इंटरस्टेट डेथ हो जाती थी, मतलब वो बिना विल बनाए वो मर जाते थे, तो देन उस टाइम पे बहुत गैप आ जाता था कि वो प्रॉपर्टी किस तरह से किसी को मिलेगी। तो वो चीजों को भी इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू, द हिंदू विल एक्ट प्रोटेक्ट करा गया। स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें अलाउ कर दिया गया इंटर रिलीजियस, इंटर कास्ट और इंट्रा कास्ट मैरिजेस को भी अलाउ कर दिया गया। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1872। मतलब इन सब चीजों के लिए स्टेप्स 1872 के टाइम पे ही ले लिए गए थे। बट इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन 2023 एंड स्टिल वी आर fighting for these rights, right to get married, right to be married to our own choice, you know, all that. खैर विडोज रीमैरिज तो अब काफी हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है सोसाइटी में, बट आई थिंक मैरिज इज स्टिल समथिंग व्हिच वी रियली नीड टू वर्क ऑन। कमिंग टू, ये तो हमारे एंशियंट थोड़े से हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन हो गए। मॉडर्न लेजिस्लेशन की बात करें तो हिंदू लॉ में क्या था कि 1944 में सर बेनिकाल नरसिंह राव ने जो एक कमिटी बनाई गई, इस कमिटी के चेयरमैन बनाए गए जिनका नाम था सर बेनिकाल नरसिंह राव। और इस कमेटी का गोल था कि एक ऐसा लॉ बनाओ, ऐसा यूनिफॉर्म लॉ कोड बना दो जो सभी हिंदूज पे लागू हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, मतलब टू फॉलो दोस लॉज। और उस चीज को जब करा गया तो पर्टिकुलर उसी चीज पे ड्रॉट कोड भी बनाया गया 1948 में। 1944 में कमिटी बनाई गई जिसको चेयरमैन करे थे जिसके चेयरमैन थे सर बेनिकाल नरसिंह राव। और 1948 तक उसी कमिटी ने एक ब्रॉड कोड निकाल दिया। बट इस ब्रॉड कोड पे इतना डिसएग्रीमेंट हुआ दैट ओ गॉड वी कैन नॉट एक्चुअली फॉलो दिस पर्टिकुलर लॉ, दीज आर टोटली अगेंस्ट आर मॉरल्स, आर कस्टम्स, एवरीथिंग। ये सब हिंदूज एंड डिफरेंट अलग सेक्ट के लोग इसके अगेंस्ट चले गए, जिसकी वजह से ये ड्रॉप कोड आगे बढ़ ही नहीं पाया, इम्प्लीमेंट ही नहीं पाया। एंड जस्ट थिंक कि हम आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहे हैं और देयर आर होप्स की 2023 में भी होप्स हैं कि शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। 1948 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो चुकी थी। इट्स अ वेरी लेंथी फाइट आई थिंक फॉर द कंट्री। देन अब ये ब्रॉड कोड तो पास हो नहीं पाया, तो फिर इसकी जगह दूसरा कोड लाया गया जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें आता है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये चारों एक्ट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करा गया। पहले हिंदू मतलब फॉर हिंदूज अलग अलग से एक्ट्स बनाए गए, कोई सर्टेन यूनिफाइड यूनिफॉर्म कोड नहीं बनाया गया। हम चारों लॉज एक्ट को भी पढ़ेंगे इन केस वी विल कवर इन आवर लेक्चर सीरीज ये चारों के चारों एक्ट। फर्दर हमारा लास्ट इसमें मॉडर्न सोर्सेज में आएगा रूल्स एंड इक्विटी, जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस। ये बेसिकली होता है कि अगर कोई लॉ आज भी ऐसा है कि
समटाइम्स कुछ एरियाज में पर्टिकुलर लॉ नहीं होता है, वी डोंट, तो उस टाइम पे जज का काम होता है, इसका ड्यूटी होता है दैट वो अपना रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लगाए और उस पर्टिकुलर केस में जजमेंट पास करें which should be in favor of justice. So this is what rules of equity and justice. So let's just revise what we have covered in sources of Hindu law. हमने सबसे पहले श्रुति कवर करा, श्रुति में हमने कवर करे चारों वेदास, और चारों वेदास में हमने ये भी कवर करा कि वो लॉ नहीं थे, वो कुछ रिटन नहीं था, nobody was the author of those Vedas. It was everything was in the oral form. ठीक है, और उसका कोई ऑथर नहीं था. स्मृतिज में ऑथरशिप आई, वहां पे उस पर्टिकुलर लॉ जो भी किसी ने कुछ बोला लिखा उसका कोई ऑथर बना. और इसमें भी बहुत सारी लिबरल चीजें आई, जैसे यज्ञवल्क्य वाज मोस्ट लिबरल स्मृति जिसमें इन विडोज मैरिज की बात करी गई थी, राइट, जिसमें विमेन्स को उनके राइट दिए गए थे, प्रॉपर्टी राइट, शूद्रास को राइट्स दिए गए थे. तो ये स्मृतिज हो गए. कमेंट्री एंड डाइजेस्ट पे बात आते हैं, तो कमेंट्री एंड डाइजेस्ट इन दोनों का कंक्लूजन है, इन दोनों को समराइज कर दिया और कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट कर दिया. कस्टम्स हो गए, कस्टम्स जो बहुत ही सालों से एंशिएंट टाइम से रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली और कॉन्टिन्यूस फॉर्म में विद अ रीजन बिहाइंड इट उसको फॉलो करा जा रहा है, जनरेशन टू जनरेशन फॉलो ही करते जा रहे हैं, उसमें कोई there is no stoppage to it. It is a continuous process that every generation is following it blindly. But blindly का मतलब ये नहीं है कि कोई रीजन ही नहीं है बस फॉलो करें, there is a reason. फिर आया यहाँ तक आ गए थे ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ने फिर जुडिशियल डिसीजंस देना शुरू कर दिया, और फिर उन डिसीजंस के बेसिस पे प्रेसिडेंट्स आए, और फर्दर उन्हीं सेम फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे सेम प्रेसिडेंट को फॉलो कर दिया जाता था और जजमेंट पास कर दी जाती थी. नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट. लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट में ये था कि लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट पब्लिक कोड्स आए, कि पहले तक तो कोई ऐसा कोई कोड ही नहीं था, यहाँ तक तो कोई कोड ही नहीं था, कोई लॉ नहीं था स्पेसिफिक. यहाँ तक लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट में ही हमारे पास लाइक विडो का जो एक्ट आया हमारे पास, वी हैव सो मेनी बिल्स एज वी हैव डिस्कस्ड, वो सब चीजें यहाँ पे इनैक्टमेंट हुई. और फर्दर जो हमारे पास हिंदू लॉ के अंदर चारों लॉज हैं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन, गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन, वो सब इसी के अंदर आए हैं. देन लास्टली रूल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस. दिस इज बेसिकली जो हम मोरल्स पे बात करते हैं, दैट हर एक जज के अपने मोरल्स होते हैं, अपने वैल्यूज होते हैं, अपनी रीजनेबिलिटी होती है. तो समटाइम्स इफ एनी लॉ इज मिसिंग इन सर्टेन areas, then it's the duty of the judge to actually apply his morals, his equity and good conscience, and then pass the judgment on it. So that's it for today. I hope you like the lecture, and for more such content, please follow us on Legal Sticks Talks. Thank you so much.